आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन पलटी मार रही है महाराष्ट्र की सियासत। 23 नवंबर 2019 यानी आज से करीब 2 साल 7 महीने पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, लेकिन सिर्फ 3 दिनों के बाद यानी 26 नवंबर को उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। वजह यह थी कि बीजेपी बहुमत का जुगाड़ नहीं कर पाई थी। इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र विधानसभा में एक बयान आया था। 1 दिसंबर 2019 का यह बयान पहले आपको सुनना चाहिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तो क्या फडणवीस की वापसी का वक्त आ गया है? ये सवाल खड़ा हुआ है एकनाथ शिंदे की बगावत से। कल रात एमएलसी चुनाव का नतीजा आने के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 29 विधायक गुजरात के सूरत पहुंच गए हैं। शिंदे को मनाने की कोशिश सिर्फ शिवसेना की तरफ से हो रही है। वो ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये तो देखिए भविष्य में अब समझ आएगा। लेकिन हुंकार में हमारा सवाल यह है कि शिवसेना में बगावत की नौबत क्यों आई? हिंदुत्व की दुहाई देने वाले एकनाथ शिंदे को आखिर क्यों बागी बनना पड़ा? सवाल यह भी कि उद्धव ठाकरे अब करेंगे क्या? महाराष्ट्र के भविष्य का भी सवाल है। अगर एकनाथ शिंदे वापस नहीं आए तो अगली सरकार कैसे बनेगी? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहने वाली है। जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। शशि शेखर मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रधान संपादक है हिंदुस्तान के। हमारे साथ अशोक वानखेड़े साहब जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि शिवसेना के नेता हैं। उदित राज जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अजय आलोक, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी, योग दिवस पर आपकी सरकार ने गजबी पलटासन कर लिया। रूबिका जी नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए कल हमारे यहाँ एमएलसी का चुनाव था और 2 उम्मीदवार खड़े थे। 26-26 उनको मिनिमम वोट देना था। दोनों उम्मीदवार विजयी हुए। सभी विधायक एक साथ थे, 3 दिन होटल में थे। अब अचानक एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को लेकर गुजरात चले जा रहे हैं। अगर उनके मन में कोई पीड़ा है, आप एक कैबिनेट मंत्री हैं, आपके पुत्र सांसद हैं, थाना जैसे और बड़े बड़े महानगर पालिका के आप राजा हैं, आपको क्या ऐसी पीड़ा है कि आप आदरणीय उद्धव जी से नहीं कह पाए? आप सरकार से बात नहीं कर पाए, हमारे पार्टी के लोगों से बात नहीं कर पाए, और आप हमारे विधायकों को लेकर एक ऐसे राज्य में चले गए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतनी बड़ी पुलिस का लाओ लश्कर है। रूबिका जी, इन सब खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से वो इसको गिराना चाहते हैं। बार बार असफल होते हैं, लेकिन बार बार प्रयास करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे से पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता शिवसेना छोड़कर गए हैं। नारायण राणे गए, राज ठाकरे गए, छगन भुजबल गए, लेकिन हमारी पार्टी और मजबूत होती है, हमारे शिवसैनिक और मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी हमारे शिवसैनिक चलाते हैं, हमारे कार्यकर्ता चलाते हैं। तो ये जो नेता हैं, इनके जाने आने से हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब चूंकि चले गए हैं, आप तो किस मंशा से गए हैं, जब तक टीवी पर आकर खुद नहीं कहते। नहीं सुनिए दुबे जी, मैंने पूरी बात आपकी सुनी है। फर्क पड़ता है, और ऐसा फर्क पड़ता है कि पूरा का पूरा शक्लो सूरत महाराष्ट्र सरकार की बदल जाएगी। आपकी सरकार गिर जाएगी, ये आप मान लीजिए। अब आज आप यहाँ पर कितनी भी ऐसी बातें कर दे कि नहीं वो जो उन्होंने किया ठीक नहीं किया, वो गए तो गए क्यों, ये सवाल आज की तारीख में आपसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े नेता एकनाथ शिंदे आपके, वो आपसे नाराज हैं। और नाराज हैं तो उसकी वजह क्या है वो आप ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। अब मैं जरा शशि शेखर जी का रुख करना चाहूंगी। शशि शेखर जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, एक और एक्स्ट्रा नाम जो है मैंने आपके नाम के आगे जोड़ दिया, मैं वापस ले रही हूँ उसको। और अब सवाल सीधा ये है कि महाराष्ट्र में कई ऐसे व्यूअर्स थे जो ये लिख रहे थे कि रूबिका जी 2 साल पहले जो हुआ है वो दोबारा हो सकता है।
ठान के बैठे थे फडणवीस और बीजेपी, और वो कर दिया। इनफैक्ट वो 2.5 साल वाला वादा तो सच में अब निभाया जा रहा है। 2.5 साल पूरे हो गए शिवसेना के, अब बीजेपी आएगी। देखिए रूबिका, इस सारे तमाशे में मैं 2-3 बातें देखता हूँ। योग की भाषा में बोलूँगा, आपने शुरुआत योग से की थी। आज योग दिवस है और इस समय ऐसा लगता है कि शीर्षासन कर रही है महाराष्ट्र की राजनीति। शशि जी माफी के साथ रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ एक नेता वहां पर मौजूद है, संजय राउत इनफैक्ट उनके साथ मौजूद है। जरा उनका रुख कर लेते हैं। रौनक जी, निश्चित तौर पर रूबिका, जिस तरह की महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां सुबह से हम देख रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ राज्यसभा सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत साहब है। राउत साहब, ये बताइए कि मुख्य तौर पर जो बगावत का शब्द मैं कहूं ना कहूं, क्योंकि आपको उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन लगातार इसी तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और कई विधायक आपके उनके साथ चले गए। एकनाथ शिंदे हमारे साथी है, बहुत सालों से हमारी और उनकी मित्रता भी है, पार्टी के साथ हम जुड़े हैं सब। उनका स्वभाव बगावत का नहीं है, बहुत ही निष्ठावान शिवसैनिक है। उनके साथ 15-16 विधायक अभी गुजरात में है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उनके संपर्क में है। नहीं तो गुजरात की भूमि का चयन करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुंबई में रह सकते थे, महाराष्ट्र में कहां भी रह सकते थे अगर उनकी कोई मांगे है। लेकिन जब गुजरात में है और महाराष्ट्र के कुछ फडणवीस जी के 2 प्रमुख लोग उनको होटल में जाकर वहां मिलकर भी आए और टीवी पे दिख रहा है, सीधा टीवी पे दिख रहा है, उसका मतलब है ये कोई काम बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं जो महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर बनाने के लिए पूरी मशीनरी गुजरात के भूमि पर इस्तेमाल हो रही है। लेकिन सर, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी इस तरह? अगर शिवसेना के इतने बड़े नेता है, कई सालों तक उन्होंने बाला साहब ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विश्वास रखकर काम किया, क्या बीजेपी के कहने पर इस तरह क्या राजनीतिक उनकी मजबूरी है? कुछ मजबूरी उनकी हो सकती है, जैसे मतलब आपकी बात हुई होगी, क्या आप लोगों ने भी संपर्क? मेरी भी उनसे बातचीत चल रही है, उनकी मजबूरी भी मुझे मालूम है। ऐसा नहीं कि उनकी मजबूरी क्या है मुझे मालूम नहीं। ईडी और सीबीआई ने हमको भी प्रेशर में लाया, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी। ये सरकार आप गिराओ, मैंने तो वेंकैया नायडू जी को लेटर भी लिख कर बताया है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने में हमको मदद करो, नहीं तो आपको ईडी आपके ऊपर एक्शन लेगी। ये मुझे भी बताया गया है, उस बारे में मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। लेकिन मैंने मेरे पार्टी के साथ गद्दारी और बेईमानी नहीं की। ठीक है, चाहे आप मुझे जेल में डाल दो, एक्शन ले लो, पार्टी होते, मेरी माँ है पार्टी, शिवसेना मेरी माँ है, हम उनसे गद्दारी नहीं करूंगा। कुछ लोग दबाव में आ सकते हैं, आ गए हैं, हमारे बहुत से विधायकों को धमकाया है। जो 14-15 एमएलए विधायक अब सूरत में है, उनमें से 2 लोगों को रात को मारपीट हो गई है। कौन कौन नाम बता? एक उसमें से नितिन देशमुख है, उनको इतनी मारपीट हुई, वो वहां से भाग रहा था मुंबई में आने के लिए, तो उनको इतनी मारपीट की है गुजरात के पुलिस और वहां के ऑपरेशन कमल वालों के गुंडों ने। अब उनको हार्ट अटैक आ गया और उनको अस्पताल में भर्ती किया है। आज सुबह से मुझे वहां से 4 या 5 फोन आए हैं विधायक के, वो कहां से भी एडजस्ट कर लेते हैं और हमसे बात करते हैं कि हमको वो यहाँ किडनैप करके लेकर आए। हमें मालूम नहीं क्या हो रहा था। हमको एक जगह पर थाने में खाने को बुलाया, डिनर के लिए बुलाया और हमको गाड़ी में डालकर यहाँ लेके आए। हमारे यहाँ से आप छुटका करो, छोड़ दो यहाँ से। उनके फैमिली के लोग परेशान हैं। उसमें से कुछ लोगों ने तो पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च की है अपने हस्बैंड, अपने बाप के किडनैपिंग की। क्या आप उसी को ही लोकतंत्र कहते हो या उसी को ही आप ऑपरेशन कमल करते हो? तो धन्यवाद। लेकिन सर, आप लोगों को एकनाथ शिंदे पर इतना विश्वास है तो फिर उनको ग्रुप लीडर पद से क्यों हटा दिया? आपकी तो बातचीत हो रही थी, आपके 2 लोग वहां पर गुजरात भी गए, उसके पहले उनको इस पद से हटा दिया। देखिए, मैंने कहा कि एक डिसिप्लिनरी एक्शन होनी चाहिए किसी के ऊपर भी। अब जो मंत्री उनके साथ है उनके ऊपर भी एक्शन होगा, धीरे धीरे एक्शन हो जाएगी। लेकिन मैंने बार हमने या उद्धव जी ने एकनाथ जी से अपील भी की है कि जो भी आपके मन में बात है उसके ऊपर चर्चा हो सकती है।
लेकिन आप यहाँ शर्तें रखेंगे या और कुछ करेंगे तो ये पार्टी का ये चरित्र नहीं है। गुजरात में हमारे 2 विधायकों के साथ मारपीट हुई है। संजय राउत ने अभी एबीपी न्यूज से ये बात कही है। नितिन देशमुख को बहुत पीटा गया है, अभी वो अस्पताल में भर्ती है। ऐसे एक और विधायक है जिनके बच्चों ने, जिनके परिवार वालों ने यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई है कि जबरदस्ती हमारे पिता को उठा ले गए हैं। ऐसे आरोप संजय राउत लगाते हुए नजर आए। एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि जो भी और जितने भी विधायक वहां पर गए हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। मंत्रियों के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। क्या ये इशारा था एकनाथ शिंदे की तरफ? ये एक बड़ा सवाल है। कई विधायक लौटना चाहते हैं, संजय राउत ये भी कह रहे हैं। शशि शेखर जी, आप अपनी बात अब जारी रखिए। और इनफैक्ट अब तो आपने और सुन लिया होगा, इसमें अब एडिशन भी हुआ है। सर कह रहे हैं कि भाई एक को हार्ट अटैक आ गया है, दूसरे की पिटाई हुई है, तीसरे को किडनैप कर दिया है। राउत साहब जो हैं वो धमका भी रहे हैं और पुचकार भी रहे हैं। वो आमंत्रण भी दे रहे हैं कि आइए हम बात करने को तैयार हैं, और वो धमका भी रहे हैं कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बात जो उनके शब्दों में छुपी हुई है वो ये है कि विधायकों के परिजनों ने एफआईआर कराई है। एफआईआर महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, यानी कि सीधी सीधी उन्होंने ईडी और उसके साथ साथ अपनी पुलिस को भी बीच में लाके खड़ा कर दिया। ये एक नया ट्रेंड केंद्र और राज्य के संबंधों में दिख रहा है कि स्टेट पुलिस एक तरफ, अन्य एजेंसियां एक तरफ। लेकिन इस राह में अभी कई मोड़ हैं। अभी ये मालूम नहीं है रूबिका कि ऊँट किस करवट बैठेगा। शिंदे के साथ कितने विधायक हैं, वो विधायक क्या पार्टी तोड़ने में वो संख्या सक्षम होगी या नहीं होगी, पार्टी टूटेगी या नहीं टूटेगी। एक अलग ग्रुप बनाना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो अपने तरीके से सारे फंसाने को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अभी मोड़ कई आने वाले हैं इस पे। और ऐसे में 3 बातें बहुत साफ मुझे दिखती हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बरक्स। मोदी जी जो कहते हैं परिवारवादी राजनीति पर जो हमला करते हैं, अगर आप देखिए स्टालिन की पार्टी से लेके यहाँ तक परिवार की राजनीति की सर्टेन कमजोरियां सामने आने लगी हैं। जैसे ही बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने संभाला, सरकार बनाई, तो पुराने शिव सैनिकों को तकलीफ होनी शुरू हुई, क्योंकि अब उद्धव के बाद आदित्य का नंबर है, ये स्पष्ट हो गया। और यही उनको ये लगता है कि हमने अपनी सारी जिंदगी होम कर दी। एक असंतोष भरा ट्वीट आपको संजय राउत का भी याद होगा, जिसमें उन्होंने एक दोहा लिख दिया था। और ऐसे ही आज एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। वो क्या चैलेंज कर रहे हैं? वो चैलेंज कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत मेरे साथ है, मैं शिव सैनिक हूँ, मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ। हिंदुत्व का रास्ता उन्होंने मुझे बताया था। यानी कि जो चाहे इधर हो, राजनीति यही तो है कि इधर का आदमी भी बाला साहब का नाम लेगा और उधर का भी लेगा। और ऐसे में अभी मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये तय है कि उद्धव ठाकरे को ये साबित करना है कि मातोश्री का जो तौर तरीका था उसके असली हकदार वो हैं, और ऐसा साबित करने के लिए उन्हें इस अग्नि परीक्षा को पार करना होगा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, जिन्होंने अब ये कहा है कि बीजेपी अल्पमत, इस वक्त जो है शिवसेना अल्पमत में दिखाई दे रही है, सरकार अल्पमत में आ चुकी है, ये साफ तौर पर कहना है। वो बयान सुनिए और उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। यदि 133 लोग वोट करते हैं बीजेपी को, ठीक है, वो विधान परिषद चुनाव के लिए करते हैं, तो फिर आपके पास बचा क्या? तो टेक्निकली आप अल्पमत में है, लेकिन लीगली नहीं। जब तक उसकी प्रोसीजर नहीं चलती तो नहीं। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं? वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आप हैंडल विथ केयर। ओके, उनकी तरफ से प्रस्ताव का इंतजार है एकनाथ शिंदे की तरफ? नहीं, नॉट नेसेसरी। ऐसा है कि जब फल पकता है तो उसको गिराने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करने पड़ते। अब फल कच्चा है। उदित राज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उदित राज जी, आपने सुना है फल कच्चे हैं लेकिन वी आर हैंडलिंग इट विद केयर, और बहुत जल्दी एक खबर आ जाएगी आपके पास। अल्पमत में है सरकार, ये कोई और नहीं, चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष। देखिए, कुछ भी संभव है।
जब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के एमएलए गुड़गांव में आए, फिर गुड़गांव से इनको कर्नाटक में ले जाया गया, और जब यहाँ से हमारे नेता मिलने गए तो उनको मिलने भी नहीं दिया। अभी संजय राउत जी को आपने भी सुना, मैंने भी सुना, तो उनको डरवाया धमकाया गया, उनके घर वाले भी कह रहे हैं। तो ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, सेना इनके पास, आर्मी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, सीआरपीएफ, बीएसएफ अब गुंडागर्दी पर तुले हुए हैं। अब जनतंत्र का कोई मतलब तो है नहीं। तो जिस केस में कोई फाइनेंशियल रेगुलरिटी भी नहीं बन रही है, मैं कहना चाहूँगा एजीएल में राहुल जी से चौथा दिन हो गया इंट्रोगेशन कर रही ईडी, तो कुछ भी पॉसिबल है। डंडे के जोर से साम दाम दंड भेद के आधार पर ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उदित राज जी, और आप किया ये भी कह है, रहे कई गोवा में भी किया इन्होंने। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये सरकार गिरी गई है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर, पॉसिबल है कि दोबारा सरकार बन जाए बीजेपी की, लग रहा है? ये अरे क्या है, आप कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं, मैं कह कुछ और रहा हूँ कंक्लूजन। और ये जबरदस्ती गिरा भी सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को जेल में भेज सकते हैं, किसी को गलत केसेस पे फंसा सकते हैं। ये तो अत्याचार कर रहे हैं। और इस समय राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए और दबाव बनाया है। उसी को देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी को के साथ में क्या कर रहे हैं, सोनिया जी को भी 23 को बुला रहे हैं। मैं IRS ऑफिसर रहा, फाइनेंशियल मैटर को जानता हूँ, एक पैसे का कोई मनी लॉन्ड्रिंग है नहीं। और आपको बता दूं रूबिका जी, जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसके पहले ईडी में 108 केस थे, आज 5422 केसेस हैं। यानी ये सारे डिपार्टमेंट अपना काम न करके भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चे के तौर पर काम कर रहे हैं। तो साम दाम दंड भेद लाठी डंडा आप जो बड़ा भी आरोप लगा रहे करके हैं, उठा लेना, कुछ भी कर लेना। और आप कह रहे हैं कि आप खुद एक IRS ऑफिसर रहे हैं, सच्चाई है। और आपने आंकड़े दिए हैं कि ईडी के पहले 108 केसेस हुआ करते थे, आज की तारीख में 5422 के आसपास वो केसेस है। देखिए रूबिका जी, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले मैं उदित जी को कहूंगा, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ये दलों की राजनीति में आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इन सबको ना ला जाए तो बेहतर है। पहले ही ईडी सीबीआई को हम लोग तोता बना के खेल चुके हैं इस देश में, उससे संस्थाओं का अपमान होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आर्मी और बीएसएफ इन सबको नहीं घुसाया जाए। दूसरी बात, हम में से किसको नहीं पता है कि हर एक राजनीतिक दल की विपत्ति दूसरे राजनीतिक दल की संपत्ति होती है? ये किसको नहीं पता है? जब महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव हुए और आपकी सरकार थी, आप लोग सरकार के मुख्यमंत्री आपके थे, पुलिस आपकी थी, उसके बावजूद बीजेपी एक सीट ज्यादा जीतने में कामयाब होती है। तो ये किसकी गलती थी, किसका फ्लोर मैनेजमेंट था? उस वक्त आपको क्यों नहीं अंदेशा हुआ कि आपके महाअगाड़ी में फूट होने वाली है? कल विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी बीजेपी का एक कैंडिडेट ज्यादा जीत गया, तब भी आपको एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है? इसको कहते हैं अति विश्वास। वो इसलिए उपजता है क्योंकि सच्चाई ये है कि राजनीतिक सत्ता के लिए जब भी लोग अपने वजूद को नकारते हैं, अपने अस्तित्व को नकारते हैं, और सत्ता पा लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में न सत्ता रहती है न वजूद रहता है। हार्डकोर बाला साहब की हिंदुत्व लाइन को छोड़ के अपने विपरीत धारा के लोगों के साथ सत्ता बनाया शिवसेना ने। ये सबको ही जानते हैं कि ये कंप्लीटली विलोम था, एक टू एंड्स थे जो मीट कर रहे थे। ये इसका हश्र यही होना था। क्या कांग्रेस शिवसेना की आइडियोलॉजी से कभी मेल खाएगी? लेकिन कांग्रेस भी सत्ता लोलुपता के कारण उनके साथ सरकार में है। तो ये भारतीय राजनीति में होते रहता है, इसका अंत भी ऐसे ही होगा। उदित राज जी, आपके सवाल, आपकी बातों का काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले भगवत कराड़ साहब जो है वित्त राज्य मंत्री, वो कह रहे हैं संजय राउत जो भी कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनकी बातों को सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया है। पहले वो बयान सुनवा देते हैं आपको। विधान परिषद का चुनाव चल रहा था। इस विधान परिषद के चुनाव में रात 12 बजे जो निकाल लगाया, चुनाव का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से एक समझ आया कि बहुत सारे एमएलए असंतुष्ट हैं, बहुत सारे एमएलए महाविकास अघाड़ी पे नाराज हैं, और इसीलिए विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, दोनों टाइम उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। पिछले 2.5 साल में इस सरकार में जो जनता के काम होना चाहिए कुछ हो रहे नहीं है।
एमएलए के आमदार के भी कुछ काम हो रहे नहीं है। एक कांग्रेस, दूसरा राष्ट्रवादी और तीसरा शिवसेना, तीनों तरफ के अलग अलग विचार के एक राजनीति चल रही थी, इसलिए कुछ नाराज होके कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा मुझे भी पता चला और मैं तो आपके सामने हूँ। तो मुझे लगता है आमदार नाराज है, काम नहीं हो रहा, इतना मैं बता सकता हूँ। अब सरकार के बारे में मैं तो इतना जल्दी कुछ बता नहीं सकता। अगर मैं उधर जाके आता था या फोन पे कुछ होता तो बता सकता, कभी कुछ सबके फोन बंद है। 30 एमएलए सूरत में है और कोई एमएलए यहाँ पे आने वाले हैं, ऐसी बात चल रही है। मान रहे हैं आप सरकार बन जाएगी, आपका मानना क्या है? अभी कैसा है कि 30 एमएलए है क्या 35 है क्या 20 है, अपने को पता नहीं। लेकिन एक बात है कि अगर कोई भी सरकार बनाना है तो हमें 35 एमएलए चाहिए और उतना ही नहीं तो वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सर, भाजपा के एमएलए को भी अहमदाबाद लाया जा रहा है, ऐसी बात चल रही है। भाजपा के महाराष्ट्र के एमएलए वो मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं। लेकिन एक मैं बताता हूँ कि 2/3 एमएलए जो कोई भी पार्टी है तो 2/3 एमएलए के सिवाय वो ये नहीं कर सकते, इसलिए अभी कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी करना बराबर नहीं है। लेकिन एमएलए असंतुष्ट है, इतना मैं बता सकता हूँ। भगवत कराड़ को आप सुन रहे थे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक भी रखते हैं और वो ये कह रहे थे कि एमएलए में संतुष्टि नहीं थी और ये अब जाहिर हो गया है। लेकिन आप देखिए कोई भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। हमारे साथ वानखेड़े साहब भी मौजूद हैं। अशोक वानखेड़े जी, अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि ये हिंदुत्व की लड़ाई है, ये अपनी पहचान की लड़ाई है, कुर्सी या पावर हमें नहीं मिला उसकी लड़ाई है, कि अब सरकार में किसको ज्यादा मिलेगा उसकी लड़ाई है? रूबिका जी, ये सत्ता का मक्खन खाने की लड़ाई है, ना कोई विचारधारा की लड़ाई है, ना किसी भी राजनीतिक दल में कोई विचारधारा नहीं है। अभी कराड़ साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वो हरियाणा में जिस हिसाब से अपनी सरकार चला रहे हैं चौटाला जी के साथ, वो कोई एक विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी सत्ता का समीकरण, सत्ता अपने पक्ष में लाने के लिए गुना बेरीज करती है और जहां आंकड़ा बैठता है, सही आंकड़ा बैठता है। आपने चंद्रकांत पाटिल जी को सुना, उन्होंने कहा फल कच्चा है। आपने कराड़ साहब को सुना, उन्होंने कहा कि 35 लोग चाहिए तभी जाके शिवसेना का जो गुट है 2/3 के साथ बाहर निकलता है, दल बदल कानून से बच जाएगा। यदि 35 हो जाते हैं एकनाथ शिंदे के पास तो ये बिल्कुल कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसा सत्ता परिवर्तन होगा, और यदि 35 का आंकड़ा नहीं पहुंचता है तो ये राजस्थान जैसा ऑपरेशन होगा। ये दो बातें बड़ी क्लियर है। रही बात एकनाथ शिंदे की नाराजगी की, तो अभी ये कह रहे थे कि बड़े हमारे अच्छे शिव सैनिक है और शिवसेना में साथ में थे। ठाणे की राजनीति और कलानगर का जो बंगला है बाल ठाकरे जी का, उसके साथ हमेशा लव हेट की एक रिलेशन रही है। आनंद दिघे एक ऐसा पावरफुल क्षेत्र बन चुका था ठाणे में कि उसकी और कई बार बाल ठाकरे जी की ठनी भी थी। उसके बाद आनंद दिघे का एक्सीडेंट हुआ, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई, उसको लेके बहुत सारी बातें हुई और उनके जाने के बाद ठाणे थोड़ा कंट्रोल में आया शिवसेना के। लेकिन उसी बीच बाला ठाकरे भी चले गए और फिर एकनाथ शिंदे जो राइट हैंड हुआ करते थे आनंद दिघे के, वो उभर के सामने आए। तो आनंद दिघे के रोल में ही एकनाथ शिंदे भी अपने आप को समझने लगे। और उसके बाद यदि पिछले चुनाव में मैं जाऊं कि जब बीजेपी और शिवसेना सरकार में साथ में आना चाहती थी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो लेने में शिवसेना गायब रही सदन से और उनको बेल आउट किया एनसीपी ने। तब शिवसेना ये तय कर चुकी थी कि हमको सरकार में आना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद 1 महीने के अंदर शिवसेना सरकार में आई, जो मिला वो लिया। तब मेरी जब बात हुई शिवसेना के बहुत वरिष्ठ नेता से, तब उन्होंने मुझे कहा था कि यदि हम शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं जाती तो एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़ने को तैयार थे। पार्टी बचाने के चक्कर में हम बीजेपी के सामने सरेंडर हो गए। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम कट्टर शिव सैनिक है, वो अपने आप को शिव सैनिक बता रहे हैं, सच्चा शिव सैनिक अपने आप को बता रहे हैं। लिख रहे हैं कि बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है, हम सत्ता की लालच के लिए बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे, उनकी शिक्षा से समझौता नहीं कर सकते। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल मामला वहीं पर आ गया है कि आज सच्चा शिव सैनिक कौन, ये रहा मैं देखूं। नहीं रूबिका जी, नहीं रूबिका जी, ये बात तो
छगन भुजबल जब गए तब भी, छगन भुजबल गए तब भी कह रहे थे ये बात, नारायण राणे गए तब भी कह रहे हैं कि मैं ही शिव सैनिक हूं, ओरिजिनल शिव सैनिक मैं हूं। बाला साहब ठाकरे का नाम नारायण राणे लेते हैं, छगन भुजबल लेते हैं, राज ठाकरे लेते हैं। सवाल यह है कि क्या ये बीजेपी के खिलाफ जब सेना गई उसके बाद आप 2.5 साल तक मंत्री रहे, मंत्री पद उपभोगा, आपके बच्चे को आपने सांसद बनाया शिवसेना से, तब आपको इस बात का इम्ल नहीं था कि ये कॉम्प्रोमाइज होया है हिंदुत्व के साथ? जब आपकी 2 फाइलें रुक जाती है, जब आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जो शिवसेना नहीं करने देती है, मुख्यमंत्री आपके फाइल रोकते हैं, इससे आपको नवाजा गुजरता है। मुख्यमंत्री आपके कुछ अभी ठाणे में जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कुछ उम्मीदवारों को आप प्रपोज करते हैं, उनको लगता है कि मेरे उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा। अजय आलोक जी, इस वक्त अशोक वानखेड़े जो कह रहे हैं कोई आइडियोलॉजिकल वॉर वगैरह नहीं है, फाइलें रुक जाती थी, उनकी कोई सुन नहीं रहा था, उनकी चल नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा हम चले अपने रास्ते, एकनाथ शिंदे का जिक्र करते हुए। नहीं, बिल्कुल अशोक जी महाराष्ट्र की राजनीति को मुझसे कहीं ज्यादा समझते हैं और बहुत गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई आइडियोलॉजी का प्रश्न कहाँ है? जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बना सकती है तो आइडियोलॉजी कहाँ से आ गई बात? और सच्चाई राजनीति में सत्ता लोलुपता किसमें नहीं होती है। आज एकनाथ शिंदे जी को लग रहा है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके अपना कोर वोट बैंक भी उनका सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये महाअघाड़ी कल को अगर चुनाव में उतरेगी तो अपने कोर वोट बैंक को क्या कहेगी? कांग्रेस और शिवसेना के साथ, कांग्रेस और एनसीपी के साथ लड़के, तो शिवसेना के ये विधायकों को तो ये डर जरूर सता रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनका कोर वोटर्स अलग है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी डर है कि बीजेपी हमारा सारा कोर वोटर पोच कर लेगी, तो क्यों नहीं हम बीजेपी के साथ रहें, क्योंकि वास्तविक मानसिकता तो सबकी एक है। और निश्चित तौर पे एकनाथ शिंदे अगर आज 35 विधायक तोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो निश्चित तौर पे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा। तो ये तो सच्चाई है जो आईने के सामने साफ है। खेल बस इतना देखना है कि 35 आते हैं या नहीं आते। अशोक वानखेड़े जी भी गलत नहीं कह रहे हैं, आइडियोलॉजी रही कहाँ? हिंदुत्व की आप तस्बीह या माला तो जपते हैं आनंद दुबे जी, लेकिन अब वो बचा कहाँ? क्योंकि जिस पार्टी के साथ हैं वो हिंदुत्व को लेकर क्या राय रखती है वो आप भी जानते हैं, और खुद यहाँ पर उदित राज जी बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। उदित जी आपके पास आऊं उससे पहले आनंद दुबे जी। रूबिका जी अजय जी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। बंद कमरे में एक वचन दिया जाता है कि सरकार में बराबरी का पद आपको दिया जाए, और जैसे ही रिजल्ट आते हैं आप मुखर जाते हो और सुबह 4 बजे बिना हमें कोई सूचना दिए एनसीपी के साथ सरकार बनाने की असफल कोशिश करते हो, तो ठीक है, आइडियोलॉजी तो आपके पास भी नहीं है। और रही बात हिंदुत्व की, रूबिका जी, अभी 15 जून को ही आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में हम सब अयोध्या गए थे। हम सब श्री राम भगवान को मानते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि हिंदुत्व हमारे प्राण हैं, अगर प्राण निकल जाएंगे तो शरीर जो है वो निर्जीव हो जाएगा। किस प्रकार हम बताएं कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है? बार बार हम पे प्रहार होते हैं, हम पे आघात होते हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है। अरे भाई, हिंदुत्व हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। और आज हमें एकनाथ शिंदे जैसे नेता हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर वो हिंदू हैं तो फिर हम लोग कौन हैं? वो शिव सैनिक हैं तो हम लोग कौन हैं? वो आप सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा है ना कि आप हिंदुत्व तो कर रहे हैं, लेकिन अभी आपकी पहचान हिंदुत्व वाली पार्टी की नहीं है। अभी आपकी पहचान है महाआघाड़ी में कांग्रेस के साथी के तौर पर। अभी आपकी पहचान है कि आप एनसीपी और शिवसेना, जिनकी आइडियोलॉजी नहीं, यह बीजेपी ने भ्रम फैलाया हुआ है, वो पार्टी जो राम सेतु से लेकर हिंदुत्व से लेकर राम को लेकर अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग रखती है, वो तो नहीं बदले हैं, वो बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। उदित राज जी से अभी पूछ लीजिए, वो क्लियरली आपको बता देंगे जब हमारी सरकार, जब हमारी हिंदुत्व को लेकर, जब हमारी सरकार, बता रहा हूं मैं, अभी आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं, अभी स्पष्ट करता हूं। जिस दिन 28 नवंबर को हमारी सरकार बनी थी, लेफ्ट और राइट में कांग्रेस और एनसीपी के नेता बैठे थे। उद्धव जी ने कहा कि हम हिंदुत्व पर समझौता नहीं कर सकते, आपको मंजूर है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपका हिंदुत्व अच्छा है, आप अपने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़िए, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आपके साथ हैं और आपको अपना नेता मानते हैं, आपके नेतृत्व में सरकार चलाएंगे और आपके हिंदुत्व से कभी भी हम कोई समझौता करने नहीं कहेंगे।
अब उसके बाद नहीं समझ में आता कि जो बीजेपी ने दुबे एक जी, माया एक जाल, सेकंड, एक प्लीज भ्रम यहीं पर जाल रुक जाइए। फैलाया हुआ है, उसमें आप बोल मीडिया रहे के लोग भी हैं फंस जाते हैं। नहीं आप जो ये चाशनी लगाकर इस झूठ को परोसने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं किया और दाएं बाएं करके आपके नेता ने ये कह दिया था कि हम समझौता नहीं करेंगे। अभी हाल ही की बात है, नवनीत राणा आपको हनुमान चालीसा पर चिढ़ाती हैं, याद है ना आपको? पूरी हनुमान चालीसा तो हम पढ़ के अभी सुना देंगे आपको। मैंने पहले भी आपसे कहा है, हम लोग रोज पढ़ते हैं, हमारी पार्टी के सभी नेता पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वाली को आप सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। आइए हमारे घर आइए। हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं हुआ, सुना आपने अजय आलोक जी? आनंद दुबे जी कह रहे हैं और बिल्कुल आनंदमयी होकर कह रहे हैं। मुझे पता नहीं कैसा हिंदुत्व हो गया शिवसेना का कि पालघर में जब साधुओं की हत्या होती है तो उसकी जांच नहीं होती है। नवनीत राणा जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनको जेल डाल दिया जाता है। ये कैसा हिंदुत्व है मुझे समझ में नहीं आता है। खैर एनीवे, मुझे लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, हिंदुत्व ने शिवसेना को जरूर छोड़ दिया। इसलिए जितने हिंदुत्व से मतलब रखने वाले, अपने कोर वोटर्स की चिंता करने वाले राजनयिक हैं, जिनको ये चिंता है कि अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे, उन्होंने ये कदम उठाया है। और इसकी ऐसा नहीं है कि इनको सूचना नहीं थी। मैंने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव अंदाज हो जाना चाहिए था। नेतृत्व वही होता है जिसको भविष्य का अंदेशा हो जाए, जिसको भविष्य का अंदेशा ही नहीं हो वो नेतृत्व कैसा। उदित राज जी, आपकी मुस्कान थी जब ये कहा जा रहा था कि हिंदुत्व और यहाँ कांग्रेस की आइडियोलॉजी में एक कंपैरिजन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। आप लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी भले ही ना छोड़ी हो, पर आरोप है शिवसेना ने पहले ही छोड़ दी आपसे मोहब्बत के चक्कर में। उदित जी, कई बार हाँ अभी कनेक्ट हो गया। हाँ ठीक है। कई बार हंसी इसलिए आती है और रूबिका जी कि आइडियोलॉजी, विचारधारा की बात कहते हैं, हम लोग कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। यानी राजनीति में लोग, अब पता नहीं जनता भी झूठ के साथ है क्या, आइडियोलॉजी की क्या इसमें बात रह गई है। अब अभी अशोक वानखेड़े जी ने शिंदे जी के बारे में बताया कि उनके इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और वही व्यक्ति या उनके तरफ से जो बोलता है वो आइडियोलॉजी की बात करता है, शिव सैनिक की बात करता है कि मैं शिव भक्त हूँ, सैनिक भक्त हूँ। बड़े विडंबना से पूरा भारत गुजर रहा है। मैं अपवाद नहीं कहूँगा कि हर जगह एक तरह से देखा जा सकता है। दूसरी बात है, कुछ भी संभावना है और राजनीति में निश्चित तौर से सब दूध के धुले हैं नहीं। अब जिनकी कमजोर नसें होती हैं, ईडी जब दबाती है, अब चाहे यही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी के नोटिस, इनकम टैक्स के, हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, मुकुल राय के खिलाफ, ये और यहाँ तक कि हार्दिक पटेल के खिलाफ केसेस से वापिस हो गए। तो जब बीजेपी में जाते हैं सब धुल जाते हैं। पर तो उदित जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल पक्की है चल रही और है, सही है। इस पर हर कोई यकीन करेगा कि वो नब्ज जो है दुखती हुई वो दबा दी जाती है। तो अगर आज की तारीख में संजय राउत ये कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को धमकाया जा रहा है, तो भाई आपने कुछ किया होगा तब धमकाया जा रहा होगा। दूध का धुला जैसा आप कह रहे हैं कोई भी नहीं है, और इसीलिए अब वो बागी विधायकों और नेताओं के खिलाफ वहां शिवसेना भवन में उदित जी जमकर हंगामा हो रहा है। और वहां पर मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, मृत्युंजय। रूबिका, मैं सूरत में मौजूद हूँ, सूरत में ली मेरिडियन होटल के बाहर, जहाँ पर मिलिंद नार्वेकर एक चाणक्य की भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ उस होटल के बाहर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हाँ मृत्युंजय, अपनी बात जारी रखिए आप। ये जानकारी अब तक नहीं निकल पाई है कि उनकी मुलाकात हुई है
या नहीं हुई है। पर मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक ये जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो होटल के अंदर दाखिल हुए हैं और काफी वक्त हो गया है। पर चिंता की बात और है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ बागी इस होटल में मौजूद नहीं है, कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो भले ही इस होटल के बाहर है, यानी कि दूसरे खेमे की तरफ है, लेकिन कहीं न कहीं वो भी बागी तेवर अपना सकते हैं। और कुछ नेताओं के, शिवसेना के कुछ नेताओं के सूरत एयरपोर्ट पहुंचने की खबर है। सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो नेता सीधे इसी ली मेरिडियन होटल की तरफ आएंगे, यानी कि संकेत साफ है कि शिवसेना में भारी तौर पर बगावत देखने को मिल रही है। शिवसेना की स्थापना के बाद से ये पहला मौका है, पहली बार इनकी पार्टी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर नेताओं ने, साथ ही साथ विधायकों ने और उनके ही विधायक दल के नेता ने इतनी बड़ी बगावत की है। तो ये साफ संकेत है कि शिवसेना के लिए और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। हमारी निगाहें होटल की तरफ है, क्योंकि मिलिंद नार्वेकर पिछले 45 मिनट से लगभग 1 घंटे से होटल में दाखिल हुए हैं। लेकिन आपने 2 इंपॉर्टेंट बात कही है। एक तो ये मान के चल रहे हैं हम कि 29 विधायक अभी वहां पर एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं कुछ और विधायक हैं जो होटल में भले ही मौजूद ना हो, उस नंबर में भले ही ना हो, लेकिन वो साथ दे सकते हैं। तो क्या ये आंकड़ा 35 के आसपास पहुंच सकता है? 2/3 चाहिए ताकि दल बदल कानून ना लगे और सरकार भी बची रहे दूसरे पक्ष की। बिल्कुल सही कहा आपने रूबिका। अगर दल बदल कानून नहीं लागू करवाना है तो कम से कम 36 या 37 विधायक इस पाले में, यानी एकनाथ शिंदे के पाले में होने चाहिए। और अगर अब तक का आंकड़ा 29-30 है तो कहीं न कहीं तैयारी इसके पीछे की होगी एकनाथ शिंदे ने, और इसीलिए बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। इसीलिए बीजेपी बहुत सोच समझ कर देख रही है कि आंकड़े कितने उनके पक्ष में आते हैं। अगर वाकई में आंकड़े इतने सकारात्मक है कि वो पहल कर सके तो इसमें बीजेपी अपना हाथ आगे बढ़ाएगी, वरना बीजेपी बहुत सोच समझ कर कदम रखेगी। पर जैसा आपने कहा कि अब तक 29 विधायक हैं, तो क्या 36-37 विधायक उन्हें और चाहिए होंगे 2/3 का आंकड़ा पार करने के लिए, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ पर उन पर लागू ना हो इसके लिए। पर हमें जो जानकारी मिल रही है कि शिवसेना के कुछ नेता, जिसमें विधायक भी हो सकते हैं, वो सूरत एयरपोर्ट का रुख कर सकते हैं और सूरत एयरपोर्ट का रुख करने के बाद वो इसी होटल में आ सकते हैं। यानी आने वाले कुछ समय में, आज से लेकर आने वाले कुछ दिनों तक, ये महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र सूरत का ये होटल बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर शिवसेना की तरफ से मिलिंद नार्वेकर आए हुए हैं। वही मिलिंद नार्वेकर जो सबसे विश्वास पात्र है उद्धव ठाकरे के, रविंद्र फाटक, ये 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि 4 गाड़ियों के काफिले के साथ वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन सिर्फ उन्हीं 2 व्यक्तियों को अंदर बुलाया गया है। पर क्या उन्हें एकनाथ शिंदे से मिलने दिया गया है, नहीं मिलने दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि संजय कुटे बीजेपी के नेता अंदर मौजूद हैं, वो सुबह से यहाँ पर हैं और अभी भी होटल के अंदर हैं। तो यानी कहीं ना कहीं खिचड़ी अंदर पक रही होगी। अब ये जानकारी आधिकारिक तौर पर अब तक नहीं आई है, क्योंकि अंदर जितने विधायक गए हैं सभी के फ़ोन बंद है, नॉट रीचेबल है, उनके व्हाट्सएप भी बंद है। हम अगर किसी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं तो सभी के नंबर नॉट रीचेबल है। तो क्लियर इंडिकेशन है, यानी इसके पहले से तैयारी हो चुकी थी और ये पूरी तैयारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और अगर शिवसेना में रहकर इतनी बड़ी बगावत की गई है तो मानकर चलिए कि इसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग की गई होगी, तारीख तय की गई होगी, समय तय किया होगा। और तारीख और समय यही थी कि विधान परिषद में वोट डालना है और सूरत का रुख करना है। लेकिन मैं अभी भी उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है कि ये जो 35 का आंकड़ा है या 38 का आंकड़ा है, वो बहुत आसानी से एकनाथ शिंदे के पास मौजूद रहेगा। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, या मुश्किल है अभी? देखिए जो सुबह से हमें जानकारी मिल रही है कि शिवसेना के विधायक हैं 29 हैं या 32, ये भी आंकड़ा आधिकारिक तौर पर कहीं पे भी आया नहीं है या फिर कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक आंकड़ा माना गया है कि 29 के आसपास विधायक हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि निर्दलीय विधायक हैं, वो भी उनके साथ एकनाथ शिंदे के साथ आए हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ ये भी कर रहे हैं कि जो हमारे सूत्र ये कर रहे हैं कि पता लगाइए कहीं कांग्रेस के विधायक ना हो। अब ये कटाक्ष था या वाकई हकीकत, ये अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो समझ कर चलिए कि बहुत बड़ी योजना के तरीके से ये हुआ है। आपने आंकड़े की बात कही, निश्चित तौर पर अगर आंकड़ा 29 या 30 से कम है, 35 से कम है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात एकनाथ शिंदे के खेमे के लिए है। पर जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी तो वो आंकड़ा भी क्लियर नहीं है कि वहां उस होटल में कितने मौजूद है। अशोक जी, आप भी महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपके भी पक्के सूत्र मौजूद है। अभी हालात क्या है, क्योंकि मैं जितना समझ पा रही हूँ वो ये है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के इन 2 विधायकों से भी, जो अभी दूत बनकर गए हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से भी बातचीत हो रही होगी। तो वही है जो आप कह रहे हैं, जहां फायदा मिला वहां माहौल बना।
मेरी सूचना 21 के आंकड़े की है। मुझे ये भी पता पड़ा है कि 3-4 विधायक जो मुंबई में एक होटल में थे, नॉन रीचेबल आ रहे थे, उनको शिवसेना के लोगों ने जाके अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा। मैं कब्जा ये शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवसेना का गुंडाइज्म सबको पता है, तो उसी कब्जे के, उसी अधिकार से कब्जे में लिया। लेकिन कुल मिला के ये आंकड़ों का खेल है। यहाँ विचारधारा या हिंदुत्व कोई काम नहीं करता। अभी हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन पीडीपी के साथ जब सरकार बनाई तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए बनाई थी, कश्मीर के भलाई के लिए बनाई थी। तब वो आतंकवादी समर्थक पार्टी थी, वो बीजेपी ने कभी सामने आने नहीं दिया। तो जब दूसरे लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे बात करते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी के साथ कैसा कॉम्प्रोमाइज होता है, ऐसा कैसा सोचा आपने? ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने अपने अधिकार से, अपने जुगाड़ से काम करती है। सभी पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी के साथ अपनी दोस्ती याद रखनी होगी, ये बात तो सही है, आप बेशक सही कह रहे हैं इसमें। और अब ये देखना है कि यहाँ पर आइडियोलॉजी साथ में रहती है या फिर साथ में वो बैग जिसमें बहुत सी कार्यक्रमों के नाम पर उनको फायदा पहुंचने वाली नीतियां रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लेकिन अभी तो ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं मालूम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।